हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊष्मा इंजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ऊष्मा इंजन क्या होता है। देखिए ऊष्मा इंजन क्या करता है, ऊष्मा को कार्य में बदलता है, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है, ऊष्मा को कार्य में बदलने का काम करता है। कौन करता है? आपका ऊष्मा इंजन बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। कौन करता है यह कार्य? यह कार्य करता है आपका ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन ऊष्मा को कार्य में बदलने का क्या करता है? कार्य करता है। देखिए जो आपका ऊष्मा इंजन है वो ऊष्मा गतिकी के सेकंड लॉ पर आधारित है। कौन से लॉ पर आधारित है? सेकंड नियम। यदि आपने ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम नहीं देख रखा है तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। ये कौन से लॉ पर आधारित है? ऊष्मा गतिकी के सेकंड लॉ पर क्या है? आधारित है। क्या है? ऊष्मा गतिकी के सेकंड लॉ पर आधारित है। अब हम बात करते हैं कि ऊष्मा इंजन की मुख्यतः संरचना क्या क्या रहती है, कि ऊष्मा इंजन में क्या क्या आपके उपकरण प्रयुक्त होते हैं। देखिए ऊष्मा इंजन में आपका एक प्रकार का क्या रहता है? ऊष्मा स्रोत रहता है। एक क्या रहता है आपका? एक ऊष्मा स्रोत होता है। इसे हम क्या रखते हैं? उच्च ताप पे रखते हैं। किसे रखते हैं? उच्च ताप पर रखते रहता है। इसे अधिकतम ताप पे रखते हैं। और मैं मान लेता हूं कि इस ऊष्मा स्रोत का जो ताप है वो कितना है आपका? T1 है। नीचे लगा रहता है एक ऊष्मा सिंक। नीचे क्या लगा रहता है? नीचे ऊष्मा सिंक लगा रहता है। ऊष्मा सिंक इस प्रकार से लगा होता है कि इसका ताप निम्न होता है, इसका ताप उच्च होता है, इसका ताप निम्न होता है। और यहाँ इसका मैं ताप मान लेता हूँ वो कितना है? T2 है। अब देखिए ऊष्मा स्रोत और ऊष्मा सिंक के मध्य क्या रहता है? आपका इंजन रहता है। क्या रहता है? आपका इंजन रहता है। क्या रहता है? इंजन रहता है। इसे कार्यकारी पदार्थ भी कहा जाता है। तो इसकी संरचना यदि आपसे एग्जाम में पूछे जाते तो लिखना ऊष्मा स्रोत या अति उच्च ताप पे रखा जाता है, इसका तापमान T1 मान लिया गया है। ऊष्मा सिंक इसे क्या ऐसा रखा गया है? निम्न ताप पे रखा गया, तापमान T2 मान लिया गया है। और इंजन ये क्या आपका कार्यकारी पदार्थ है। अब देखिए कार्यविधि किस प्रकार से है। ये क्या करता है? इंजन आपका इंजन जो आपका इंजन रहता है वो ऊष्मा स्रोत T1 से Q1 ऊष्मा लेता है। कौन सी ऊष्मा लेता है? Q1 ऊष्मा लेता है। जितने भी हमें Q1 ऊष्मा इसने लिया है, जितने भी इस इंजन ने इस ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लिया है, उस ऊष्मा से वो कुछ कार्य करता है, कुछ क्या करता है? कार्य करता है। और जितनी भी ऊष्मा बच जाती है वो किसे प्रदान कर देता है? ऊष्मा सिंक को प्रदान कर देता है। अर्थात इसकी कार्यविधि क्या है? बहुत आसान है कि इंजन जो रहता है वो ऊष्मा स्रोत से Q1 क्या लेता है? आपकी ऊष्मा लेता है। उस Q1 ऊष्मा में से कुछ से वो कार्य करता है और शेष बची ऊष्मा को ऊष्मा सिंक को प्रदान कर देता है। यही क्या है? आपकी ऊष्मा इंजन की कार्यविधि है। क्या है? ऊष्मा इंजन की कार्यविधि है। अब इसका अर्थ क्या होता है जानते हो? मतलब कि हम मान लेते हैं कि इस इंजन ने इस ऊष्मा स्रोत से 15 कैलोरी क्या लिया? आपकी ऊष्मा लिया। तो ऐसा नहीं कि इंजन पूरी की पूरी 15 कैलोरी से क्या कर लेगा? कार्य कर लेगा। पूरी की पूरी 15 कैलोरी से कार्य नहीं कर पाएगा। मैं मान लेता हूँ 10 कैलोरी से क्या करेगा? वो कार्य करेगा। बच गई कितनी? 5 कैलोरी। तो 5 कैलोरी क्या कर देगा? आपका छोड़ देगा। 5 कैलोरी क्या कर देगा? छोड़ देगा। अब बात आती है कि इसने पूरी की पूरी कैलोरी का उपयोग क्यों किया? 15 कैलोरी मेरी पूरी का पूरी उपयोग करना था ना, इसको लेने की आवश्यकता थी? जी नहीं। ऊष्मा गतिकी का सेकंड लॉ यदि आपको मालूम हो तो वो क्या कहता है कि आप ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदल सकते हैं। मतलब कि आपने जितने भी ऊष्मा लिए हैं उतनी पूरी ऊष्मा से आप कार्य नहीं कर सकते। अर्थात यदि आपने 100 कैलोरी यदि ऊष्मा ली है, 100 कैलोरी भी यदि ऊष्मा ली है तो उसमें से आप 90 कैलोरी से ही कार्य कर पाओगे और 10 क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अर्थात जितनी भी ऊष्मा मिली है उन सभी ऊष्मा से कार्य नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ ऊष्मा तो निकलेगी। तो यही कारण है कि आपका ऊष्मा स्रोत जितनी भी ऊष्मा लेता है, ऊष्मा स्रोत से इंजन जितनी भी ऊष्मा लेता है वो कुछ ही ऊष्मा से कार्य कर पाता है। जितने भी ऊष्मा बच जाती है उसे क्या कर देता है? ऊष्मा सिंक को छोड़ देता है। अब देखिए इसने कितनी लिया था? ऊष्मा Q1 ऊष्मा लिया था, अर्थात 15 कैलोरी ऊष्मा लिया था। इसने क्या किया? कुछ से कार्य किया और 5 कैलोरी क्या कर दिया? छोड़ दिया। 5 कैलोरी ऊष्मा क्या कर दिया? ऊष्मा सिंक को प्रदान कर दिया। अब बताइए कि
तो मतलब इसने कुल कितने का उपयोग किया, 10 कैलोरी का उपयोग किया। अब यदि मुझे 10 कैलोरी निकालना है तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा, मैं करूंगा 15 - 5, तो मुझे कितना मिल जाएगा 10। अर्थात यदि मुझे इस कार्य का मान निकालना है तो इसकी ऊष्मा में से छोड़ी गई ऊष्मा को यदि मैं घटा दूंगा तो आपको 10 क्या हो जाएगा, अर्थात ये कार्य क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहां से मैं लिख सकता हूँ W बराबर कितना हो जाएगा, 15 का मान कितना है Q1 माइनस जैसा का वैसा 5 किसका मान है Q2 का। तो यदि यहाँ W का मान कितना हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। यहाँ W का मान कितना हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। अर्थात ऊष्मा इंजन में जो कार्य रहता है वो कितना निकलता है आपका Q1 माइनस Q2 निकलता है। क्या निकलता है, Q1 माइनस Q2 निकलता है। अब बात आती है ऊष्मा इंजन की दक्षता की। किसकी बात आती है, ऊष्मा इंजन की दक्षता की। देखिए किसकी बात कर लेते हो हम, ऊष्मा इंजन की दक्षता। वास्तव में ऊष्मा इंजन की दक्षता होती क्या है, देखिए कोई भी इंजन उसकी यदि आपको दक्षता निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, उस इंजन द्वारा किया गया कार्य डिवाइड बाय आपकी अवशोषित ऊष्मा। क्या करना पड़ेगा आपको, अवशोषित ऊष्मा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवशोषित ऊष्मा। ओके, अब यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। बताइए हमें अब किसकी दक्षता निकालनी है, आपकी ऊष्मा इंजन की। हमें किसकी दक्षता निकालनी है, अब आपकी ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालनी। दक्षता का सामान्यतः फॉर्मूला क्या होता है, किया गया कार्य डिवाइड बाय अवशोषित ऊष्मा। अब हम इसे ऊष्मा इंजन के लिए आरोपित कर रहे हैं। ओके, तो बताइए ऊष्मा इंजन ने कुल कितना कार्य किया, W कार्य किया। कितना कार्य किया, W कार्य किया, डिवाइड बाय इस ऊष्मा इंजन ने ऊष्मा को कितनी अवशोषित किया, कितनी ऊष्मा अवशोषित किया, Q1 ऊष्मा स्रोत से कितनी ऊष्मा अवशोषित किया, Q1 किया। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका Q1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। अब W का मान कितना है हमारा, Q1 माइनस Q2 है, तो मैं यहाँ रख दूंगा Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 जैसा का वैसा। अब देखिए मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइड बाय Q1 लिख सकता हूँ, Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस जैसा का वैसा Q2 डिवाइड बाय Q1 ये। अब देखिए Q1 से Q1 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस Q2 अपॉन Q1 कितना बच जाएगा, 1 माइनस Q, ये इससे कैंसिल, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अर्थात ऊष्मा इंजन की जो दक्षता का फॉर्मूला निकल गया वो कितना निकल गया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। कितना निकल गया, Q2 अपॉन Q1। अर्थात ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होगी वो किसके बराबर होगी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के बराबर होगी। अब बात ये आती है कि क्या इसकी दक्षता 100% हो सकती है। देखिए जैसे कि किसी की भी दक्षता यदि 100% है, किसी की भी दक्षता यदि 100% है, इसका अर्थ क्या होता है आपको मालूम है, इसका अर्थ होता है कि उसकी दक्षता कैसी है, 1 है। उसकी दक्षता कितनी है, 1 है। यदि किसी की भी दक्षता 100% है, इसका अर्थ ये होता है कि उसकी दक्षता कितनी है, 1 है। अभी बताइए आपकी ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी आ रही है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ रही है। मतलब यदि मुझे दक्षता 100% करनी वाला दक्षता यदि 1 करनी है तो मुझे इस Q2 अपॉन Q1 को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जैसे Q2 अपॉन Q1 को गायब कर देता हूँ तो आपकी दक्षता कितनी निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी। अभी फिलहाल में कितनी निकली हमारी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। जैसे मैं इस Q2 अपॉन Q1 को गायब कर दूंगा आपकी दक्षता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अर्थात 100% हो जाएगी। अब हम देखते हैं Q2 अपॉन Q1 को हटाना मतलब Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू हमें कितनी करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, Q2 अपॉन Q1 को यदि 0 करना है हमें तो जैसे हम 0 कर देंगे तो एक बार अपने आप हट जाएगा और आपकी दक्षता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो कि कितनी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब यदि हमें Q2 अपॉन Q1 का मान 0 लाना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें Q2 का मान क्या करना है, 0 करना है। यदि हमें Q2 अपॉन Q1 को 0 करना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें Q2 को 0 करना है। किसे 0 करना है, Q2 को 0 करना है। अब देखिए क्या मैं इस Q2 के मान को 0 कर सकता हूं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये बोलता है कि हम ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः नहीं बदल सकते हैं। अर्थात यदि आपने 15 कैलोरी ऊष्मा ली है तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी 15 कैलोरी से आप कार्य कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरी तरह कार्य कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ ऊष्मा अवश्य निकलेगी। जैसे कि मान लो इसने 15 कैलोरी ऊष्मा लिया तो मान लेते इसने 14 कैलोरी से क्या कर लिया, कार्य किया।
14 कैलोरी से कार्य करेगा और 1 कैलोरी तो निकलेगी ही। मतलब अब माने इसने 14.9 से कर दिया कार्य, तो पक्का है कि 0.1 निकलेगी। तो हमेशा याद रखना कि जो आपका ऊष्मा है, यदि आप उसको प्रयोग में लाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा उससे कार्य कर लोगे। 15 कैलोरी है तो 15 कैलोरी से कार्य कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी होगा। कोई ना कोई ऊष्मा अवश्य निकलेगी ही, कोई ना कोई ऊष्मा अवश्य निकलेगी। मतलब कि ऊष्मा पूर्णतः कार्य में नहीं बदलेगी। मतलब कि हम इस Q2 के मान को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, कभी भी क्या नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। अर्थात हमें इस Q2/Q1 को मान को यदि जीरो करना है, इसे यदि यहाँ से हटाना है तो हमें इसे Q2/Q1 को जीरो करना पड़ेगा, और Q2/Q1 को जीरो करना है अर्थात हमें किसे जीरो करना पड़ेगा, Q2 को जीरो करना पड़ेगा। किसे जीरो करना पड़ेगा, Q2 को जीरो करना पड़ेगा। और क्या हम Q2 को जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात Q2/Q1 की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है, क्योंकि Q2 का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई ऊष्मा अवश्य ही निकलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हम इस Q2/Q1 को तो हटा नहीं सकते, क्योंकि हटाने के लिए हमें इसे जीरो के बराबर लाना था। अब जीरो के बराबर नहीं सकता, क्योंकि Q2 का मान जीरो के बराबर कभी हो नहीं सकता। मतलब कि Q2/Q1 तो कभी हटेगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कोई ना कोई ऊष्मा अवश्य निकलेगी, और कोई ना कोई ऊष्मा अवश्य निकलेगी। मतलब हम Q2 के मान को जीरो नहीं रख सकते, Q2 का मान जीरो हो सकता, मतलब Q2/Q1 का मान जीरो नहीं हो सकता, Q2/Q1 का जीरो नहीं हो सकता। इसका अर्थ होता है कि यहाँ से Q2/Q1 गायब भी नहीं हो सकता। अर्थात जो दक्षता रहेगी वो कितनी रहेगी, Q2/Q1 ही रहेगी। अगर ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वो 1 - Q2/Q1 ही रहेगी। ये कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो एग्जाम में क्या ये पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, तो आपको इस प्रकार से पूरा कारण देना होगा। अब देखिए, ये तो गया आपका ऊष्मा इंजन की ऊष्मा इंजन क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, दक्षता किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण हमने प्रश्न को समझा किस प्रकार से होता है। अब देखिए, हम दक्षता को 100% तो नहीं कर सकते, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम 100% तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि Q2/Q1 का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हम दक्षता को अधिकतम तो कर सकते हैं। दक्षता को हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं। तो दक्षता को हम क्या कर सकते हैं, 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन दक्षता को क्या कर सकते हैं, हम अधिकतम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक आपके वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सागी कार्नो। जिन वैज्ञानिक का नाम क्या था आपका, सागी कार्नो था। उन्होंने क्या कहा कि मैं एक ऐसा इंजन बनाऊंगा, एक ऐसा इंजन बनाऊंगा जिसकी जो दक्षता होगी वो अधिकतम होगी। जिसकी दक्षता कैसी होगी, अधिकतम होगी। और जिस प्रकार मैंने क्या बनाया, वो आपका इंजन बनाओ, यदि आप उसी स्टेप्स को फॉलो करें, उसी मटेरियल का उपयोग करें, तो आप मेरे इंजन की दक्षता जितनी होगी, और इन्होंने मान लिया कि ऐसा इन्होंने कहा कि मेरी इंजन की दक्षता मान लो मैंने बनाया और 90% निकली, और यदि आप भी अपनी इंजन की दक्षता को 90% करना चाहते हैं, 90% करना चाहते हैं, तो इन्होंने पता है क्या कहा कि आप मैंने इंजन में जो स्टेप फॉलो किए, जो मटेरियल का उपयोग किया, जो मैंने गैसेस का उपयोग किया, जो मैंने प्रक्रिया का उपयोग किया, यदि आप वही प्रक्रिया करते हैं तो आपकी भी जो दक्षता आ जाएगी वो 90% आ जाएगी। लेकिन इन्होंने एक दावा भी कर दिया, इन्होंने दावा किया कि मैं जो इंजन बनाऊंगा उसकी जो दक्षता निकलेगी, उससे अधिक दक्षता का कोई भी इंजन नहीं बन पाएगा। अर्थात इन्होंने साफ साफ कह दिया कि माना मैंने इंजन बनाया, उसकी दक्षता निकली 90% निकली। कितनी निकली है, 90% निकली है। और तुमने यदि कोई और इंजन बनाया तो उसकी दक्षता कभी 90% से अधिक नहीं निकल सकती। अर्थात इन्होंने यही कहा कि कार्नो इंजन में जो आपका सागी कार्नो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सोचा कि हम किसी भी ऊष्मा इंजन कहाँ लगे थे, जब आप गाड़ी चलाते, जब आप बाइक चलाते या कोई भी आप वाहन चलाते तो उसमें आपको ऊष्मा इंजन लगा रहता है। ऊष्मा इंजन की दक्षता अधिकतम तो मतलब 100% तो हो नहीं सकती, तो इसे हम अधिकतम तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अधिकतम तो कर सकते हैं। तो अधिकतम करने के लिए सागी कार्नो नामक वैज्ञानिक ने कहा कि मैं एक इंजन बना रहा हूँ, यदि आप उस इंजन के प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें तो मेरे इंजन की जो दक्षता होगी उसी बराबर दक्षता का आप क्या कर सकते हैं, एक ऊष्मा इंजन का निर्माण कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि
मेरे इंजन की जो दक्षता होगी उससे अधिक दक्षता का आप इंजन नहीं बना सकते। तो सादी कार्नो नामक वैज्ञानिक ने जो इंजन बनाया उस इंजन का नाम क्या था आपका? कार्नो इंजन था। उस इंजन का नाम क्या था? कार्नो इंजन था। अर्थात कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन है जिसकी सहायता से हम किसी भी इंजन की दक्षता को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं और इसकी खोज किसने की? सादी कार्नो नामक वैज्ञानिक ने की। कार्नो इंजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने ऊष्मा इंजन क्या है, ऊष्मा इंजन किस नियम पर आधारित है, सेकंड लॉ पर आधारित है, इसकी संरचना, इसकी कार्यविधि, इसकी दक्षता और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीखा और ये सीखा कि कार्नो इंजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे तक शेयर करें। थैंक यू।